दो स्टोरी सुनाऊंगा। पहले में एक हस्बैंड वाइफ ने एक लड़के को अडॉप्ट करा और सालों बाद उसने जो करा, लोग यही बोलेंगे कि अपना खून तो अपना ही होता है। और दूसरी स्टोरी में इस पुलिस कांस्टेबल की शादी एक सीआईएसएफ के जवान से होने वाली थी। ये खुश थे, इसके पेरेंट्स खुश थे, लेकिन दो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। बाकी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जो तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ता, हल्का सा ब्रेक मिलता है काम से कमेंट पढ़ने बैठ जाता हूँ, हाँ रिप्लाई नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं तुम कमेंट ही नहीं करोगे। अभी लाइक और कमेंट करोगे, फिर दोनों स्टोरी के एंड में भी कमेंट करोगे, प्लीज कर देना। तो न्यू दिल्ली द्वारका में एक वर्मा फैमिली रहती थी, जहां बेटा नितिन वर्मा 22 साल का था और इसकी शादी हो चुकी थी। एक रात ये काम से घर आ रहा था और उस दिन ये लेट हो गया था घर आने में, तो बाइक बहुत तेज चला रहा था। अब अचानक इसकी बाइक स्लिप हो जाती है, ये कहीं और इसकी बाइक कहीं और। इसके पैरों में चोट आई थी जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा था और पूरे बॉडी में खरोच के निशान भी आ गए थे। अब ये सोचता है कि अपने घर पर फोन करके किसी को बुला लेता हूँ, लेकिन घर पर इसका कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। अब नितिन अपने चाचा विजय वर्मा को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा, आप आ जाओ लेने। और मेरे घर पर इतने कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वहां भी एक बार पता कर लेना कि सब ठीक है। अब चाचा अपने बेटे को भेज देते हैं नितिन को लेने के लिए और खुद कॉल मिलाते हैं घर पर, लेकिन उनका फोन भी कोई नहीं उठा रहा था। अब चाचा विजय ने नितिन के पड़ोसी को कॉल करके बोला कि एक बार विनोद के घर पर चेक कराओ कि वहां पर सब ठीक है, कोई फोन नहीं उठा रहा। पड़ोसी तुरंत वर्मा फैमिली के घर पर पहुंचा और बहुत सारी बेल बजाई, नॉक करा, लेकिन कोई गेट भी नहीं खोल रहा था। अब ये बात पड़ोसी ने विजय को बताई तो विजय ने बोला गेट तोड़कर अंदर घुस जाओ। पड़ोसी ऐसे ही करने जा रहा था, लेकिन जैसे उसने गेट को धक्का दिया तो पता चला गेट तो खुला हुआ था और अंदर घुसते ही उसे सामने एक आदमी दिखता है जो खून से पूरा लथपथ हो रखा था। अब ये देखकर तो पड़ोसी बहुत डर जाता और वो भाग के घर से बाहर जाता और कॉल पर विजय को बताता है ये सब। अब चाचा विजय भागे भागे आता है और वो जब घर के अंदर जाते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये तो उनके भाई विनोद की बॉडी थी जो खून से लथपथ थी। और अंदर जाने पर विजय अपनी भाभी की बॉडी भी देखता है दूसरे रूम में। अब चाचा विजय नितिन की वाइफ को भी घर पर ढूंढता है, लेकिन उसकी भी डेथ हो चुकी थी। अब चाचा विजय को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने तो सबसे पहले पुलिस को कॉल मिलाया और पुलिस फटाफट नितिन के घर पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पहले सबको यही लग रहा था कि पैसों के लिए मर्डर करा होगा, पर घर की कोई भी चीज गायब नहीं हुई थी। इवन नितिन की माँ और वाइफ ने जो गहने पहने थे वो भी गायब नहीं हुए थे। लेकिन इतने में नितिन भी अपने घर पहुंचता है और वो अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर तो टेंशन में आ जाता है। और जब उसने अंदर जाके ये सब देखा तो वो बेहोशी हो गया। पुलिस नितिन को हॉस्पिटल भिजवा देती है और सबकी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए। फिर नेक्स्ट डे पुलिस को पोस्टमार्टम से पता चलता है कि तीनों को बहुत बुरी तरीके से चाकू मारा गया था। और सबसे ज्यादा तो नितिन की वाइफ को, जो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, ऐसे मारा था जैसे कोई अपना गुस्सा निकाल रहा था। अब इसके बाद पुलिस सबसे पहले पड़ोसी से पूछती, क्योंकि सबसे पहले घर में वही गया था और वो सारी बातें बताता है। फिर फोरेंसिक टीम पूरे घर की छोटी छोटी चीजों को चेक करती है। अब बाकी पड़ोसियों से पूछताछ करके पुलिस वालों ने फैमिली मेंबर्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाली। तो नितिन के पापा एक एम्बेसी में टेलीफोन ऑपरेटर थे और ये डिसेबल्ड भी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को बहुत कंफर्टेबल लाइफ दी थी। और कुछ टाइम पहले इन्होंने 2 बिल्डिंग का घर बनाया था, ऊपर वाला नितिन के लिए और नीचे विनोद अपनी वाइफ के साथ रहते थे। अब बेटा नितिन भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और इसकी भी अच्छी खासी सैलरी आ जाती थी। तो फिर इसके बाद पेरेंट्स ने 2007 में नितिन की शादी पूजा नाम की लड़की से कर दी। अब पूजा शादी से पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। फिर इनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही सबको पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट है और सब इस बात से बहुत खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली घर में बच्चा आने वाला है। अब पुलिस को ना ये सब जानकर समझ ही नहीं आ रहा था कि यार किसने मारा होगा, किसकी दुश्मनी रही थी। अब पड़ोसी ने पुलिस को बताया था कि इनका घर अंदर से खुला हुआ था उस दिन। तो पुलिस वालों को लग रहा था कि कोई भी फैमिली रात के 12 बजे गेट खोलकर क्यों सोएगी, पक्का ये घर के किसी मेंबर का काम है। वैसे कभी कभी तो इंसान रात में गेट बंद करना ही भूल जाता है, लेकिन पुलिस वालों की यहाँ पर अपनी गट फीलिंग हो। अब फैमिली में नितिन ही बचा था जो पुलिस को कुछ बता सकता था, तो पुलिस उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और नितिन ने भी पुलिस को वही बताया कि उस दिन वो ऑफिस से लेट हो गया था और उसका फिर एक्सीडेंट भी हो गया था। बाकी घर वालों को किसने मारा इसका उससे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने एक चीज नोटिस करी कि नितिन के हाथ और हथेलियों में ना कट के गहरे निशान थे। पुलिस ने डॉक्टर से भी कंफर्म करा तो डॉक्टर ने बोला ये निशान एक्सीडेंट से तो नहीं, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से ही लगे हैं। तो इसके तुरंत बाद पुलिस ने नितिन की कॉल डिटेल निकाली और पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली रात नितिन ने किसी को 21 बार कॉल करा था, लेकिन उसने कहा था कि उसने एक्सीडेंट के बाद अपनी फैमिली को कॉल किया था, पर उसके कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया था। और एक्सीडेंट से पहले नितिन ने उसी नंबर पर घंटों बात करी थी और उसी को बार बार कॉल भी लगा रहा था। अब पुलिस को पूजा के भाई ने बताया कि एक्सीडेंट वाली रात उसने भी नितिन के घर पर फोन लगाया था और तब तो नितिन बोल रहा था कि मैं घर पर ही हूँ। अब पुलिस को ये तो समझ में आ रहा था कि नितिन पक्का कुछ छुपा रहा है, तो उसे कस्टडी में ले लिया और उससे पूछताछ करी। तो पहले वो भड़क गया कि मैं क्यों मारूंगा अपने पेरेंट्स को, वो इतना प्यार करते थे मुझे। लेकिन फिर पुलिस ने बोला कि अच्छा चल ये बता दे तूने एक्सीडेंट से पहले 21 बार किसे कॉल किया था। और ये बात सुनकर तो इसने कन्फेस कर दिया कि इसने अपने माँ बाप और 6 महीने प्रेग्नेंट वाइफ को मारा है। तो जब नितिन और पूजा की शादी हुई थी ना, तो ये लव मैरिज थी और दोनों बहुत खुश थे और इनकी फैमिली भी बहुत खुश थी और 3-4 महीने बाद पूजा प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन फिर नितिन और पूजा के बीच में झगड़े होने लगे। नितिन पूजा को टाइम नहीं दे पाता था और हर टाइम घर से बाहर ही रहता था और पूजा जब इस बात को लेकर नितिन से झगड़ा करती थी तो उस पर चिल्ला भी देता था। अब जब ये बात पूजा अपने सास ससुर को बताती है तो वो भी पूजा का ही साथ देते हैं और नितिन को बहुत सुनाते हैं। लेकिन एक दिन पूजा नोटिस करती है कि नितिन फोन पर लगा हुआ है और घंटों किसी से बात कर रहा है। मौका मिलते ही जब उसने नंबर चेक करा तो पता चला उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक 18 साल की लड़की शुरभी का नंबर है वो। और पूजा ने एक दिन फिर इन्हें रंगे हाथों भी पकड़ लिया। अब इसके बाद तो इन दोनों का झगड़ा
और भी बढ़ गया और इस अफेयर के बारे में पूजा ने सास ससुर को ही बता दिया। उन्होंने नितिन को बहुत समझाया कि अपना घर क्यों बर्बाद कर रहा है, उसे वार्निंग भी दी कि उस लड़की से आज के बाद मिलियो मत, लेकिन घर वालों के इतने समझाने के बाद भी नितिन ने उस लड़की से मिलना नहीं छोड़ा। वो उस लड़की के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसे अपने घर वाले ही दुश्मन लगने लगे और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अपनी वाइफ पर ही आ रहा था क्योंकि उसके हिसाब से उसने उसके पेरेंट्स को भड़का दिया। अब इसके बाद ही नितिन ने इन तीनों को मारने का प्लान बनाया कि जब तक ये तीनों जिंदा रहेंगे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करने देंगे। इसको कोई बताता कि इसकी शादी इसकी गर्लफ्रेंड से ही हुई थी। अब डेट आती है 18 अप्रैल 2008। इसने किचन से एक चाकू निकाला और वेट करने लगा सबका गहरी नींद में सोने का, ताकि जब ये मारे तो बाहर आवाज ना जाए। अब सबसे पहले तो इसने अपने पापा को मारा जो ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे, फिर इसने अपनी मम्मी को मारा और फिर अपने बेडरूम में जाकर अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को इतने चाकू मारे कि पूरा बेडरूम भाई खून खून हो गया था। इसके बाद ये अपनी बाइक लेकर घर से बाहर निकल गया ताकि सबको लगे कि ये घर से बाहर था और ये बार बार अपनी गर्लफ्रेंड शुरभी को कॉल मिलाया जा रहा था। अब पुलिस को ना बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर सकता है और तभी उन्हें पता चलता है कि विनोद और उसकी वाइफ की शादी को कई साल हो गए थे लेकिन इनका बच्चा नहीं हो रहा था। विनोद और उसकी वाइफ बहुत अकेला फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला भी नहीं है और जब बहुत कोशिश करने के बाद विनोद की वाइफ को बच्चा नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। और तब विनोद के एक दूर के रिश्तेदार के घर में एक बच्चा हुआ, पर उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे सके अच्छी। तो एक दिन किसी रिलेटिव के थ्रू ये बात विनोद और उसकी वाइफ को पता चलती है। अब इन्होंने उस फैमिली से बात करी तो वो फैमिली तुरंत रेडी हो गई क्योंकि वो विनोद को जानते थे। ये भी जानते थे कि विनोद की स्टेबल जॉब है, पढ़े लिखे हैं, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसके बाद इन्हें लगने लगा था कि इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। और यही रीजन था कि जब नितिन के पेरेंट्स को पता चला था कि पूजा प्रेग्नेंट है तो वो और ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा उनके घर में पहली बार बच्चा आएगा। लेकिन विनोद के पड़ोसियों ने बताया कि नितिन का अफेयर सिर्फ एक लड़की से नहीं था, इसका शादी से पहले बहुत लड़कियों से अफेयर था। अरे तो इसी से शादी करा देते। चलो अब कमेंट करो। इस पुलिस कांस्टेबल की एक सीआईएसएफ के जवान से शादी होने वाली थी, ये खुश थी, इसके पेरेंट्स खुश थे, लेकिन दो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। तो लेडी पुलिस कांस्टेबल रूपा के घर से पुलिस वालों को फोन आता है क्योंकि वो अपनी फैमिली का फोन नहीं उठा रही थी। उसकी फैमिली ने उसे कई बार कॉल किया था लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब एक पुलिस वाला उसके रेंटेड रूम पर देखने चले जाता है क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन के पास ही एक रूम रेंट पर ले रखा था। वो पुलिस वाला जैसे ही रूम पर पहुंचता है तो देखता है रूम अंदर से बंद है, काफी नॉक करने पर भी कोई नहीं खोल रहा। तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और अंदर घुसते उसने देखा कि रूपा फैन से लटकी हुई है। उस पुलिस वाले ने आसपास देखा तो उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अब पहले तो पुलिस वालों को यही लग रहा था कि रूपा ने काम के स्ट्रेस और पर्सनल प्रॉब्लम के चक्कर में ये सब किया है क्योंकि नोट पर जो हैंड राइटिंग थी वो रूपा की ही थी। पुलिस वाले पहचानते थे उस राइटिंग को। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने उसके रूम को बहुत अच्छे से चेक किया। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब रूपा के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था तो उसके पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन भागे भागे आ जाते हैं। अब वो बताते हैं कि 1 महीने पहले तो रूपा की एंगेजमेंट हुई थी, जल्दी शादी भी होने वाली थी, सब लोग तैयारी में लगे थे और पुलिस ने रूपा के साथ काम करने वाले कलीग से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि रूपा तो इस शादी से बहुत खुश थी। फिर पुलिस वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें क्लियर था कि पहले रूपा का गला दबाकर फिर उसे दुपट्टे से लटका दिया। अब पुलिस रूपा के पेरेंट्स से उसके फियांसे के बारे में पूछती है तो राहुल सीआईएसएफ की ट्रेनिंग पूरी कर रहा था और रूपा के पेरेंट्स की पसंद का था, जिससे रूपा बहुत खुश थी और राहुल को पसंद भी करने लग गई थी। पुलिस ने रूपा की कॉल डिटेल्स भी निकाली जिसमें पता चला कि वैसे तो इसकी राहुल से कंटिन्यूअस बात हो रही थी, पर इस इंसिडेंट के बाद राहुल ने रूपा को एक भी बार कॉल नहीं किया। लेकिन रेंटेड रूम के ओनर ने बताया था कि रूपा ने उन्हें एक दिन पहले बताया था कि उसका फियांसे उससे मिलने आने वाला है। ये राहुल पे शक क्यों हो रहा है मुझे। पुलिस इसके बाद राहुल को पूछताछ के लिए बुलाती है और वो बताता है कि वो दोनों तो शादी से बहुत खुश थे, पर 2 बंदे कॉल करके रूपा के अगेंस्ट राहुल को बहुत भड़काते थे जिसकी वजह से इनके बीच में झगड़े भी होने लगे थे और रूपा ने इसे इसीलिए बुलाया था ताकि दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सके बात करके। और इसीलिए फिर राहुल ने कॉल भी नहीं किया था, सोचा मिलके ही बात कर लूंगा। अब ये 2 भड़काने वाले बंदे थे विशेष और सुशील। सुशील भी एक पुलिस वाला था। पुलिस इनकी कॉल डिटेल और लोकेशन हिस्ट्री निकालती है तो इनकी लोकेशन मर्डर वाली रात रूपा के घर के पास ही दिखा रही थी। इसके बाद पुलिस दोनों को कस्टडी में लेती है और पूछती है बताओ। अब पुलिस वाले वही इन दोनों को कस्टडी में लेते हैं और पूछते मर्डर क्यों किया था रूपा का बताओ और सारे प्रूफ भी सामने रख देते हैं। इसके बाद विशेष कहता है सुशील ने किया, सुशील कहता है कि विशेष ने करा, पर 2-2 डंडे लगे तो बताया कि हम दोनों ने ये प्लान मिलकर ही बनाया था। तो रूपा एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी और ये हमेशा से पुलिस की ही जॉब करना चाहती थी, जिसके लिए बहुत मेहनत करती थी। और जब ये कॉलेज में थी तो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था विशेष और ये लड़का रूपा से बहुत प्यार करने लगा क्योंकि इसे बहुत सुंदर लगती थी वो। लेकिन रूपा सिर्फ इसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन विशेष को बहुत गंदा वाला अट्रैक्शन हो रखा था। पर रूपा का फोकस पूरा अपनी पढ़ाई और करियर में रहता था। अब कॉलेज खत्म होने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है जिसका एग्जाम रूपा और विशेष दोनों देते हैं। रूपा का निकल जाता है लेकिन विशेष का नहीं निकलता। पूरा दिन आशिकी में लगा रहेगा तो कैसे होगा। अब रूपा की ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के बाद इसकी पोस्टिंग बुलंदशहर में हो जाती है और दूसरी तरफ विशेष अभी भी जॉब लेता है, इसे कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, जिस वजह से ये काफी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। लेकिन रूपा एक अच्छे दोस्त की तरह जब भी विशेष को पैसे की जरूरत होती थी दे देती थी। पर विशेष कई बार रूपा से
कहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन रूपा को भाई नहीं आ रही फीलिंग। ये फ्रेंड जोन हो गया था, निकल जाता अपने रास्ते, क्यों नहीं समझ में आ रही। अब टाइम के साथ विशेष का प्यार ऑब्सेशन में बदलता जा रहा था, लेकिन वो रूपा से कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि रूपा जरूरत पड़ने पर इसकी फाइनेंशियल हेल्प कर देती थी। अब ये चाहती थी कि इसकी पोस्टिंग ना इसके घर के पास हो जाए, जिसकी वजह से एक सीनियर पुलिस वाले से मिलती है जिसका नाम था सुशील। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, जिस वजह से इनकी दोस्ती हो गई। अब सीनियर होने के नाते रूपा को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये चला जाता था हेल्प करने, लेकिन फिर दोनों की दोस्ती ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती, क्योंकि इन्हें प्यार हो जाता है, काम के बाद मिलने लग जाते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ फुल टाइम स्पेंड करने लगे थे, लेकिन रूपा का ट्रांसफर कोतवाली थाने में हो जाता है। पर अब सुशील ये नहीं देख सकता था कि रूपा इससे दूर हो जाए, ये बहुत पॉजिटिव हो गया था रूपा को लेकर। तो सुशील ने डिपार्टमेंट के एक सीनियर से बात करके अपनी पोस्टिंग भी कोतवाली थाने में करवा ली। अब इसके बाद रूपा सुशील से शादी के लिए कह देती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है कि उसे अभी 2 साल और चाहिए ताकि और अच्छी सैलरी हो जाए और अच्छा सेटल हो जाए, ताकि रूपा को वो अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी शादी से मना कर, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अब रूपा इसकी बात मान लेती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूं और इसी से शादी करूंगी। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अगर बेटी ने पसंद कर रखा है तो हम उसी से उसकी शादी करवाएंगे। पर पेरेंट्स ने सोचा कि पहले वो सुशील का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि वो कहाँ रहता है, उसकी फैमिली कैसी है। और इसके बाद पेरेंट्स को सुशील के बारे में एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम। अब ये बात पेरेंट्स ने रूपा को बता दी और रूपा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। रूपा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और साफ बोला कि मुझसे दूर रहना। लेकिन अब तक सुशील भी रूपा के पीछे ऐसा पागल हो चुका था कि इसके लिए इम्पॉसिबल था दूर रहना। रूपा इसके सामने होती थी, इससे बात नहीं करती थी, इसे इग्नोर कर देती थी और ये फुल नजर रखता था उस पे कि कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है। अब रूपा ने ये बात कि वो सुशील से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, विशेष को भी बता दी थी, जिस वजह से वो सुशील से बहुत जेलस हो रखा था और रूपा के रेंटेड रूम के आसपास घूमता रहता था, नजर रखता था। ये आशिकों की क्या लाइन खड़ी कर दी है। अब जब सुशील रूपा पर नजर रख रहा था तो वो नोटिस करता है कि एक और बंदा उसके रूम के आसपास ना रोज आता है और रूपा उसे इग्नोर करती है, उसे बात नहीं करती। सुशील का तो दिमाग खराब हो गया कि इस बंदे का क्या कनेक्शन है रूपा से। तो एक दिन उसने रूपा के रूम के बाहर से उसे पकड़ लिया और पूछने लगा कि बता तू रोज यहाँ किसको देखने आता है। अब वो बताता है कि मैं रूपा के कॉलेज का फ्रेंड हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझे छोड़कर किसी सुशील से शादी करना चाहती है। अब इसके बाद सुशील ने विशेष से कहा कि मैं ही वो बंदा हूँ। खैर अब दूसरी तरफ रूपा के पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे और उन्हें राहुल पसंद आया और रूपा भी इस रिश्ते के लिए रेडी हो गई और फिर दोनों को मिलवाया गया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया और रूपा ने भी कहा कि अब जितनी जल्दी शादी हो सके ना उतनी जल्दी करवा दो। इसके बाद इनकी एंगेजमेंट होती है और नेक्स्ट मंथ की डेट निकाली जाती है शादी के लिए। अब ये बात जब विशेष को पता चलती है तो वो सुशील को भी जाकर बता देता है और क्योंकि सुशील पुलिस में था तो इसके लिए राहुल का नंबर निकलवाना बहुत ईजी था। अब ये राहुल का नंबर निकलवा के विशेष से बोलता है कि राहुल को कॉल करके बोल कि तू रूपा से बहुत प्यार करता है। और इसके बाद रूपा और राहुल के बीच में बहुत झगड़े होने लगे और रूपा ने समझाया कि कोई तो है हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है जो। और फिर जब रूपा ने राहुल से वो नंबर लेकर चेक किया तो पता चला ये तो विशेष का नंबर है। रूपा ने विशेष को फिर कॉल करके बहुत सुनाया कि तू दूर रहे वरना जेल जाए। और रूपा के बहुत समझाने के बाद राहुल भी समझ गया कि इतनी सुंदर लड़की है, 4 आशिक तो होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद सुशील भी राहुल को कॉल करता है और उसे अपने अफेयर के बारे में बता देता है। ये बात सुनकर तो राहुल का दिमाग खराब हो चुका था और फिर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई। राहुल ने रूपा का फोन कट कर दिया, लेकिन रूपा ने कॉल करके बोला राहुल से कि प्लीज एक बार मिलने आ जाओ, हम सब बात करके सबको समझा दूंगी मैं तू। और इसके बाद ही राहुल ने रूपा से मिलने का प्लान बनाया। अब जब सुशील और विशेष को पता चला कि राहुल मिलने आ रहा है तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम रूपा का मर्डर ही कर देंगे, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर रूपा ने ये सब पुलिस में बता दिया तो ये लोग जेल भी जा सकते हैं। अब रूपा ने ना राहुल से मिलने के लिए नेक्स्ट डे की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन 8 बजे सुशील और विशेष उसके रूम पर पहुंच जाते हैं और फिर उससे फोर्सफुली नोट लिखवा के उसका गला। अब क्या जेल में इनके आपस में सारी आशिकी निकलेगी। एक की तो बीवी भी थी बेवकूफ। चलो अब कमेंट करो। कमेंट और शेयर से वीडियो को बहुत रीच मिलती है तो मजा आता है। ठीक है, कमेंट और शेयर करते हैं। देख वीडियो खत्म हो गई तो भाग रहा है बिना लाइक और कमेंट करे। मेरा क्या, मैं तो फिर से आ जाऊंगा फीड पर स्टोरी सुनाने के लिए, है ना।